हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सॉल्युबल भी होती हैं और नॉन सॉल्युबल भी होती हैं, यानी कि कंसिस्टेंट भी होती हैं, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट उन इक्वेशंस को कहते हैं जिनका सोल्यूशन ऑब्टेन नहीं होता है, और उन इक्वेशंस को जिनका कि सोल्यूशन ऑब्टेन होता है हम कंसिस्टेंट कहते हैं। और कंसिस्टेंट होने पर भी दो तरह के सोल्यूशंस हमने आपको बताए थे कि फाइनाइट सोल्यूशन भी आ सकता है और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस भी आ सकते हैं। केस 1 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि कब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होगा, यानी कि उसका सोल्यूशन ऑब्टेन नहीं होगा। केस 1 हो चुका है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केस 2। केस 2 में भी दो सब केसेस हैं, जब फाइनाइट सोल्यूशन ऑब्टेन होगा और फाइनाइट सोल्यूशन नहीं ऑब्टेन होगा, यानी कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस। तो कब ये अप्लाई होता है, तो आइए देखते हैं इसको। केस 2 में है कि व्हेन देयर आर n इक्वेशंस इन n वेरिएबल्स, यानी नंबर ऑफ इक्वेशंस उतनी ही हो जितने की वेरिएबल्स। जैसे कि देखिए एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पर हम। ऐसे मान लीजिए x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 5, एक इक्वेशन लिखी। इस तरह से हमें कितनी इक्वेशन लिखनी होंगी? 3, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स हम ले रहे हैं 3। मान लीजिए ये x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 9 कर लिया। नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर यहाँ देखें आप तो 3 हैं, क्योंकि x, y और z ये वेरिएबल्स कहलाएंगे आपके। और इक्वेशंस 1 2 3 तीन इक्वेशंस है। तो यहाँ पर देखिए व्हेन देयर आर n इक्वेशंस, एग्जाम्पल हमने 3 का लिया है, ऐसे 4 इक्वेशंस भी हो सकती हैं और 4 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। देन कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, क्योंकि इसको देखिए हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ax इज इक्वल टू बी फॉर्म में। ax इज इक्वल टू बी फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो a क्या है, इसे कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, यानी x, y और z के जो कोफिशिएंट्स हैं हर इक्वेशंस में उनको लिखा जाता है। x कॉलम वेक्टर है, इसमें x, y, z लिखते हैं एक सिंगल कॉलम में, और 5, 6 और 9 ये b मैट्रिक्स होती है जिसको कि कॉलम में लिखा जाता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में मिलेगा। जैसे यहाँ पर इस एग्जाम्पल की बात करें तो 3 क्रॉस 3 फॉर्म का है। इन दिस केस देखिए, अब इस केस में क्या होता है, पहला पॉइंट है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू आर, यानी दोनों रैंक इक्वल है, लेकिन किसके बराबर है? आर के। आर कोई नंबर होगा हमारा। अच्छा, मैक्सिमम अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो 3 हो सकता है, यानी अगर n इक्वेशंस होंगी तो मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है? n हो सकती है। तो इसीलिए r इज इक्वल टू n लिखा गया है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। देन द गिवन सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट। इस बात पे ध्यान देंगे कि जब रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हो जाए और साथ ही साथ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी हो जाए। जब ये केस आता है कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, तब सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होता है। अगर रैंक ऑफ ए लेस देन हो जाए रैंक ऑफ ए बी तो इनकंसिस्टेंट होता है। पिछले वीडियो में देखिए आप, इस समय क्या हो रहा है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी होना ही है, और किसके बराबर है? आर के इक्वल है। और आर यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल अगर हो जाए, दोनों यानी सब बराबर हो रहा है, तब होगा क्या? एंड विल हैव यूनिक सॉल्यूशंस, यानी इस समय हमारा यूनिक सोल्यूशन आएगा। एक्स वाई जेड की एक एक वैल्यू आएगी, उसे यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। इन दिस केस ए विल बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सिंस रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स बीइंग n, यानी रैंक उसकी कितनी आ रही है? n आ रही है, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं और जितने नंबर ऑफ इक्वेशंस है। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर देखा जाए तो वो आपका नॉन जीरो आएगा। इसे कहते हैं हम कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना ही है, ये एक प्रॉपर्टी है ये। अच्छा, अब एक बात और भी हो सकती है केस 2 में, दूसरा केस है ये, केस 2 का सब केस कह सकते हैं इसको हम। इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, यानी दोनों की रैंक तो बराबर है, जैसा हमने कहा कि कंसिस्टेंट होना ही है इसको, लेकिन रैंक जो हो वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो जाए। हो सकता है ऐसा कि यहाँ पर आपके पास 3 रो है, तो 3 रो होने की वजह से मैक्सिमम रैंक 3 हो सकती है, रैंक 2 भी हो सकती है और रैंक 1 भी हो सकती है। रैंक ज़्यादा नहीं हो सकती, जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उनके बराबर होगी या उनसे कम हो जाएगी। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स से यहाँ पर क्या हो रहा है कि कम हो रही है। देन इक्वेशंस विल बी कंसिस्टेंट एंड विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, यानी अब सिस्टम कंसिस्टेंट तो होगा, लेकिन कैसा सोल्यूशन निकलेगा? विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसमें इनफाइनाइट आ जाएंगे। The number of equations being n, there will be n rows in A,
यानी यहाँ पर कितनी 1 2 3 3 रोज होंगी क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशंस 3 है। ठीक, सिंस रैंक आर लेस देन एन, अब देखिए रैंक कम हो रही है, इसका मतलब है कि एक रो जो है आपकी वो 0 रो हो जा रही होगी, 1 या 2 जो भी हो सकता है कि 0 रो हो जाए, क्योंकि आर आपका क्या हो रहा है लेस देन एन हो रहा है। यहाँ पर नंबर ऑफ इक्वेशंस जो है वो आपकी कितनी है 3 है। ठीक, तो हेंस n माइनस आर रोज इन एक्लॉन फॉर्म विल बी 0, यानी n माइनस आर, सपोज करिए कि r की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू आपके पास 3 है, तो 3 माइनस 1, देखिए n माइनस आर, n की वैल्यू यहाँ 3 ले रहे हैं, r की वैल्यू एग्जाम्पल के तौर पे 2 ले रहे हैं, तो n माइनस 1 यानी 2 ये आया। रोज इन एक्लॉन फॉर्म विल बी 0 रोज, राइट। 2 करेंगे सब्ट्रैक्ट यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर r हमने लिया है 2, तो ये आ जाएगा आपका 1। ठीक, तो एक रो जो होगी आपकी वो 0 हो जाएगी, इन एक्लॉन फॉर्म विल बी 0 रो, कॉन्सिक्वेंटली n माइनस आर इक्वेशंस विल वैनिश, यानी अब क्या होगा, ये इक्वेशन जो है n माइनस आर का मतलब हुआ 3 माइनस 2 यानी 1, एक इक्वेशन आपकी वैनिश कर जाएगी। जब हम सिस्टम को इक्विवेलेंट सिस्टम के फॉर्म में लिखेंगे तो एक इक्वेशन रहेगी ही नहीं, केवल नंबर ऑफ इक्वेशंस 2 रह जाएंगी। वैसे स्टार्टिंग में 3 है, लेकिन फिर आपकी 2 रह जाएंगी जब आप उन्हें एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस कर चुके होंगे। Equations will vanish. Here, number of variables is also n. We have only r non-zero row. यानी जो non-zero row है वो कितनी होंगी r होंगी, यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो r की वैल्यू 2 ले रहे हैं, ये 2 non-zero होंगी। तो जब 2 non-zero row होंगी तो जो नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारी ऑब्टेन होंगी वो 2 ही ऑब्टेन होंगी, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं n माइनस आर होंगी। ठीक है, हेंस वी विल हैव ओनली r इक्वेशंस इन n वेरिएबल्स। कितनी इक्वेशन आएंगी हमारे पास, r इक्वेशन आएंगी, क्योंकि जो रैंक होगी उतनी ही इक्वेशंस हम ऑब्टेन कर पाएंगे, r इक्वेशंस इन n वेरिएबल्स। देयरफॉर n माइनस r वेरिएबल्स विल हैव टू बी असाइंड आर्बिट्रेरी वैल्यूज एंड रिमेनिंग r वेरिएबल्स विल बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दीज आर्बिट्रेरी वैल्यूज। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, देखिए जैसे आपको यहाँ पर 2 इक्वेशन ऑब्टेन हुई इक्विवेलेंट, अभी एग्जाम्पल बताएंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इक्वेशन आपको मिलेंगी कितनी 1 और 2, एक वेरिएबल ऐसा होगा यानी n माइनस आर जिसको आपको आर्बिट्रेरी वैल्यूज देनी होगी। इस एग्जाम्पल के तौर पर एक, कभी हो सकता है कि 2 वेरिएबल्स को आपको आर्बिट्रेरी वैल्यू देना हो, वो आप स्वेच्छा से दे सकते हैं आर्बिट्रेरी वैल्यूज, और रिमेनिंग वेरिएबल जो होंगे वो उन टर्म्स जो वेरिएबल लिए हैं उनके टर्म्स में इवेलुएट किया जाएगा। ठीक, तो देखते हैं इसको एग्जाम्पल से। ये एग्जाम्पल 2 है, इसमें सॉल्व करना है एक सिस्टम को 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 8, माइनस एक्स प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 4, 3x प्लस वाई माइनस 4z इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, और इसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस 3 हैं और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 3 है, यानी यहाँ पर n की वैल्यू 3 कह सकते हैं आप। ठीक, तो अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं कि मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ द अबव इक्वेशन ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ जाएगी, ये कॉलम वेक्टर x y z होगा और ये 8 4 0 जो कि यहाँ पर आपके नंबर से राइट में वो लिख लिए गए। एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखिए 2 -1 3, ये a का लिखेंगे पार्ट और यहाँ पर डॉट करके ये जो राइट में नंबर्स लिखे हुए 8 4 0 वो लिख दिया जाएगा। इसके बाद आपको पता है कि इसको हमें एक्लॉन फॉर्म में चेंज करना है, रिड्यूस करना है, उसके लिए यहाँ पर यानी कि a11 पोजीशन पे 1 हो या -1 ले लेंगे तब भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है यहाँ पर इंटरचेंज करके या कुछ ऑपरेट करें? देखिए एक तरीका तो ये है कि इसको ले जाके ऐड कर दें आप, -1 यहाँ ऐड हो जाएगा तो ये 1 बन जाएगा, लेकिन शायद हमने ये अप्लाई नहीं किया है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वी विल रिड्यूस इट टू एक्लॉन फॉर्म बाय परफॉर्मिंग रो ऑपरेशंस ओनली अप्लाइंग R1 इंटरचेंज R2। एक तरीका ये भी है कि आप ऐड करके यहाँ 1 डेवलप कर लें फिर आगे प्रोसीड करें। दूसरा जो हमने यहाँ पर किया हुआ है कि ये इंटरचेंज कर दिया, तो इंटरचेंज करने से सेकंड रो फर्स्ट की पोजीशन में आ जाएगी और फर्स्ट वाली सेकंड पोजीशन में इस तरीके से आ जाएगी। ठीक, अब ये -1 है, -1 से हम यहाँ डेवलप करेंगे 0 और यहाँ भी डेवलप करेंगे 0, यानी क्रिएट करेंगे यहाँ दोनों 0। a11 पोजीशन की जो कॉलम है उसके बिलो, यानी a11 के बिलो में 2 0 कैसे आएंगे? अगर यहाँ पर 2 गुना जोड़ दिया जाए, R2 चेंज बाई R2 प्लस 2 R1 और R3 चेंज करेंगे R3 प्लस 3 R1 तो 0 आ जाएंगे, और कैलकुलेशंस आप कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ नंबर्स आ जाएंगे अलग पोजीशन पे। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 0 आपके आ गए। ठीक, अब फिर
ये बात करें यहाँ पर A22, तो A22 में हमें क्या नीड होती है, A22 में हमें नीड होती है फिर 1, लेकिन यहाँ 3 दिया हुआ है या 3 है अवेलेबल, तो या तो 3 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर 1 1 आ जाएगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर कुछ कैलकुलेशन करके हो जाए, जैसे इसका 2 गुना यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 7 की जगह 1 हो जाएगा, फिर हम इंटरचेंज कर लेंगे। ये एक रफ आइडिया लेते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि R2 से डबल सब्ट्रैक्ट कर दीजिए R3 में से, तो R3 चेंज बाई R3 माइनस 2R2, तो देखिए यहाँ करेंगे 1 आ जाएगा, इसका करेंगे डबल अगर तो ये 10 होगा, तो -1 और -10 -11 हो जाएगा। इसी तरह 32 हो जाएगा निगेटिव का, तो 12 होकर 20 आ जाएगा। कैलकुलेशन ये कर लीजिएगा, राइटिंग जरूर करिएगा वीडियो देखते समय। अब यहाँ पर ये 1 है, इसको इंटरचेंज करिए, तो इस पोजीशन पर आपका 1 आ जाएगा। R2 R3 इंटरचेंज, तो ये देखिए फर्स्ट रो ऐसे लिखी, थर्ड रो आपकी जो है सेकंड पोजीशन में चली गई, 0 1 -11 -20 और 0 3 5 16, 0 3 5 16 आपका जो R2 है वो R3 पोजीशन पे आ गई। अब ये 1 ले लीजिए आप, ठीक, और यहाँ 0 क्रिएट करिए इस पॉइंट पर, राइट। ये जो 3 है इसको 0 बनाना है। कैसे बनेगा ये कि R3 चेंज बाई R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, इसका 3 गुना सब्ट्रैक्ट करिए और कैलकुलेशन कर लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंगली नंबर आ जाएंगे। और जब रो ऑपरेशंस हम लगा रहे होते हैं तो हमें रो वाइज ही एलिमेंट लिखना चाहिए, यानी पहले R1 रो लिख दीजिए, फिर R2 रो लिख दीजिए, फिर आप R3 रो लिखिए। तो R1 तो बिल्कुल सेम रहेगी, R2 भी सेम रहेगी, R3 में केवल इफेक्ट आ रहा है कि R3 चेंज बाई R3 माइनस 3 R2, तो यहाँ पर इसका जो है 0 हो जाएगा और इसका 3 गुना जब आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं इनकी प्लस का साइन हो जाएगा, फिर 38 हो जाएगा। अकॉर्डिंगली ये 3 गुना 60 हो गया, प्लस के साइन 76 बना देगा इसका, ठीक। अब फिर आपको यहाँ पर 1 1 चाहिए एक्लॉन फॉर्म में चेंज करने के लिए, तो आप इसको 38 से डिवाइड कर दीजिए। R यहाँ पर होना चाहिए कि R3 को चेंज करेंगे कैसे, 38 से, तो 1/38 R3 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम कर रहे हैं अप्लाइंग R3 चेंज बाई 1/38 R3, तो ये आपका 38 से यानी 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। AB हैज़ बीन रिड्यूस टू एक्लॉन फॉर्म। यहाँ 1 भी ले सकते हैं और -1 भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक्लॉन फॉर्म में हमारी इक्वेशन आ चुकी है। अब यहाँ एक ऑब्जर्वेशन करिए, रैंक ऑफ A एप्सिलॉन फॉर्म में निकालना बताया था मैंने आपको। रैंक ऑफ ए देखने के लिए इसको छुपा लेंगे, आप इसको नहीं देखेंगे, तो रैंक ऑफ ए यानी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, ये भी नॉन जीरो रो कहलाएगी क्योंकि यहाँ पर 1 है, ये भी नॉन जीरो रो, ये भी नॉन जीरो रो। इसका मतलब है कि रैंक ऑफ ए कितनी हो गई, 3। और पूरा का देखने के लिए यानी ए बी का देखने के लिए आपको पूरी की रैंक देखनी है, तो ए बी के लिए देखिए यहाँ पर भी ये नॉन जीरो आ रहा है और वैसे भी ये नॉन जीरो आ चुका है 1, इसलिए अगर यहाँ 0 हो भी जाता तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी। तो रैंक ऑफ ए बी 3 है और रैंक ऑफ ए बी भी इस समय 3 है। तो देखिए फ्रॉम अबव एचेलॉन फॉर्म ऑफ ए बी वी फाइंड दैट रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, दोनों की रैंक बराबर कितनी है, 3 है। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी हमारे कितने, 3 है, क्योंकि 3 ही है हमारे पास इक्वेशन में, एक x है, एक y है और एक z है, जिससे हमें डिटरमाइन करना है, ठीक। हैंस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, यानी जो सिस्टम हमें दिया हुआ है वो कंसिस्टेंट है, एंड हैज यूनिक सोल्यूशन, और उसका सोल्यूशन कैसा निकलेगा, यूनिक। राइटिंग इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन, यानी अब हम इसका इक्विवेलेंट सिस्टम लिखने जा रहे हैं। देखिए कैसे, यानी ये ए लिखी जाएगी, इसको हम ax इज इक्वल टू फॉर्म में फिर से लिखेंगे, या यूँ कहें a1x इज इक्वल टू b1, क्योंकि a1 अब ए चेंज होकर के a1 हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया, और b भी हमारा चेंज होकर के b1 के फॉर्म में आ गया, इसीलिए a1x इज इक्वल टू b1 के फॉर्म में लिखेंगे। ये a1 है और ये कॉलम जो लास्ट की दिख रही है आपकी ये b1 है। नेक्स्ट में आइए, तो ये देखिए a1 लिख लिया जो कि रिड्यूस फॉर्म में, एक बार फिर से देख लिया, ये हमारा a1 है पूरा, ये हमारा b1 हो जाएगा और x y z कॉलम में आ जाएंगे। और इसको ऐसा लिखने के बाद अब मल्टीप्लाई करके माइनस एक्स इससे होगा, ये 1 जाके इससे होगा, माइनस एक्स प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 4, एक इक्वेशन आ गई। और 0 इंटू एक्स तो 0 हो जाएगा, 1 इंटू
y तो y आ जाएगा और -11z करके ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी इक्वल टू -20, ठीक। फिर यहाँ 0 और ये 0 और ये 1z यानी z इज इक्वल टू 2। तो यानी z की वैल्यू आपकी 2i, z की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए, आपका y आ जाएगा। फिर जब आपके पास z की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी, यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये आपकी x आ जाएगी। यानी पुटिंग बैक सिस्टम लग रहा है इसके अंदर। पहले z की वैल्यू ऑब्टेन हो रही है, जनरली z की ही ऑब्टेन होगी पहले आपको, फिर y की ऑब्टेन होगी और फिर इसके बाद x की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। तो ये सोल्यूशन कैसा आया? यूनिक 2 2 2। देख रहे हैं, कोई नंबर भी हो सकते हैं, दिस इज यूनिक सोल्यूशन। यानी जब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी होगी और इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स किसी भी सिस्टम में, तो सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा और उसका सोल्यूशन यूनिक ही निकलेगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ये केस 2 का ए पार्ट था, ये सब पार्ट कह सकते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं जिसमें सिस्टम कंसिस्टेंट तो होगा लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होंगे। देखिए यहाँ पर आप एग्जाम्पल 3, ये एक सिस्टम दिया हुआ है हमारा, मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशंस। हम लिखेंगे ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में। एक बात यहाँ भी नोटिस करिए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3, नंबर ऑफ इक्वेशंस 3, 3 ही इक्वेशन है और 3 ही वेरिएबल हैं, ठीक। अब इसको हम रिड्यूस करेंगे, पहले एग्यूमेंटेड लिखेंगे फिर रिड्यूस करके एशेलॉन फॉर्म में लाएंगे। तो ये a लिख लिया, यहाँ पर ये a है, देख रहे हैं आप, ये आपकी b जो कॉलम मैट्रिक्स ये 2 3 4 लिखा हुआ है। अब लकली आपको यहाँ 1 मिल गया, लकली। यदि किसी प्रॉब्लम में यहाँ 1 अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है तो ऑपरेट करके आप -1 या 1 डेवलप करेंगे। यहाँ 1 आने के बाद यहाँ 0 क्रिएट करेंगे, यहाँ 0 क्रिएट करेंगे, R2 चेंज बाई R2 माइनस 2R1 एंड R3 चेंज बाई R3 माइनस 3R1, राइट। तो नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर, तो इस तरीके से आपको ये जीरोज़ यहाँ पर 2 ऑब्टेन हो गए। बाई चांस इसमें ऐसा कुछ कैलकुलेशन है कि 2 गुना जब घटाएंगे तो यहाँ भी 0 आ जा रहा है। आपने टारगेट तो इसको किया था इस 2 को 0 लाने के लिए, लेकिन ये भी 0 मिल जा रहा है, लकली कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप 3 गुना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0, इसको टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर 3 0 लाने के लिए, लेकिन इसका 3 टाइम सब्ट्रैक्ट होकर यहाँ भी 0 प्रोवाइड कर दे रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरीके यहाँ पर आपको कई 0 मिल जाते हैं। अब ये 1 यानी जीरोज़ हमें एशेलॉन फॉर्म में इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑब्टेन करने होते हैं। जैसा कि आप फर्स्ट वीडियो देखिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स का, तो उसमें हमने बता रखा है ये आपको। तो यहाँ पर आपको 0 लाना है, ठीक। तो कैसे लाएंगे? R3 चेंज बाई R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, 2 गुना घटाइए, इसका 2 गुना घटाइए, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये 0 आ जाएगा क्योंकि -1 है, इसका डबल करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। तो अब ये हमारी एशेलॉन फॉर्म में एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स आ चुकी है। अब देखिए ए का रैंक कितना, ये तो 0 रो हो गई, देखिए दिस इज 0 रो, ये आपकी 0 रो है, ठीक। तो रैंक तो इतनी ही ली जाएगी, नॉन जीरो रो जो है। तो रैंक ऑफ ए हमारी जो है वो कितनी आएगी? 2 आएगी, देखिए यहाँ पर लिखा है। अभी आगे रैंक ऑफ ए बी भी हम चेक कर लेते हैं। रैंक ऑफ ए बी में यहाँ भी 0 हो गया, तो ये पूरी 0 रो हो जा रही है। अब ए बी के लिए हम पूरा सिस्टम ये लेंगे यहाँ से यहाँ तक का। तो इसमें देखिए ये भी चूँकि यहाँ 1 आ चुका है तो सेकंड रो नॉन जीरो रो हो गई, फर्स्ट रो नॉन जीरो रो है, थर्ड ए के लिए भी 0 रो है और थर्ड रो ए बी के लिए भी 0 रो है। कुल मिलाकर के रैंक ऑफ ए बी 2 आ रही है और रैंक ऑफ ए बी भी हमारी 2 आ रही है, यानी सिस्टम कंसिस्टेंट है। सिस्टम कंसिस्टेंट होने की जो रिक्वायरमेंट है, यानी सोल्यूशन निकलेगा, ये कंफर्मेशन कहाँ से मिलती है? अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी हमारे इक्वल हो जाएं, ठीक, जो एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ए कॉमा बी। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉमा बी सेम है और रैंक है कितनी? 2, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? वो तो हमारे 3 हैं, राइट। Hence equations are consistent but will have infinite solutions, जैसा कि हमने आर्टिकल में बताया। इस वीडियो के स्टार्टिंग में आप देखें जब हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था तो वहाँ पर जो 2b था पॉइंट, उसमें बताया हुआ है कि कितनी इक्वेशंस को हमें या कितने वेरिएबल्स को हमें आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ देना होगा, ठीक है। और सोल्यूशन हमारा कैसा मिलेगा? इन्फिनिट सोल्यूशन आ जाएगा। इन दिस केस इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज, अब हम इसका जो इक्विवेलेंट सिस्टम लिखते हैं, जो बताया था मैंने आपको, a1x इज इक्वल टू b1 के फॉर्म में, क्योंकि a रिड्यूस होकर के a1 हो गया है, b रिड्यूस होकर के b1 हो गया है, ठीक। अब यहाँ ये लिख लिया आपने 2। अब ये तो 0 रो है, आपकी देख ही रहे हैं 0 रो, तो एक इक्वेशन तो वैनिश कर जाएगी, जैसा कि स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में बताया मैंने कि अब नंबर ऑफ इक्वेशंस आपकी उतनी ही मिलेंगी जितनी रैंक होगी। रैंक कितनी है?
2, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस यानी रैंक हमारी 2 है, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस जो इक्विवेलेंट सिस्टम में ऑब्टेन होगी यानी लास्ट में ऑब्टेन होंगी वो 2 होंगी। और वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल है 3, तो n माइनस आर देखिए, n माइनस आर का मतलब हुआ 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, यानी वन वेरिएबल, ये जो नंबर डिफरेंस आ रहा है n माइनस आर, वन वेरिएबल विल बी असाइंड एन आर्बिट्रेरी वैल्यू। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए x को k कह दिया, c कह दिया, लिख सकते हैं, या y को ले लिया, एक को ऐसे मानना पड़ जाएगा, ठीक, चाहे x को, चाहे y को, चाहे z को, इसका कोई ऐसा रूल नहीं है, किसी को भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सोल्यूशन है वो k पर डिपेंड करने लगेंगे। जितनी भी k की वैल्यूज आप लेंगे, k इज अ रियल नंबर, अगर मान लीजिए k 0 हो जाएगा तो एक नया सेट बनेगा सोल्यूशन का, k की वैल्यू 1 हो जाएगी तो दूसरा बनेगा, इसी तरह तो इन्फिनिट सॉल्यूशंस निकलेंगे, ठीक। तो इसमें देखिए आगे, विच गिव्स 2 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, लास्ट वाला तो 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 2 इक्वेशन मिली। हियर नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 3 एंड रैंक r इज इक्वल टू 2, रैंक r 2 है हमारी, ठीक। n माइनस आर 1 आएगा, वेरिएबल विल यानी वन वेरिएबल विल हैव टू बी असाइंड आर्बिट्रेरी वैल्यू, लेट y इज इक्वल टू k। देखिए हम यहाँ x कह रहे थे लेकिन आपकी प्रॉब्लम में y को k लिया, क्यों लिया? देखिए कारण क्या है, y को k लेने से आपको डिवीजन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। x को ले लेंगे k, तो जब ये x, देखिए z की वैल्यू यहाँ रखेंगे आप -1, तो ये 3 बन जाएगा। यानी अगर इस इक्वेशन को यहाँ पर हम सॉल्व कर दें तो देखिएगा ध्यान से एक बार, ये अगर हम यहाँ लिखते हैं तो ये बन जाएगा x प्लस 2y, और z की वैल्यू रखिए -1 इज इक्वल टू 2, यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब अगर आप x लेंगे k तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू k उधर चला जाएगा, 3 माइनस k अपॉन 2 लिखना पड़ेगा। तो अपॉन से बचने के लिए कह सकते हैं कि हमने y को k मान लिया, अगर y को k मानते हैं तो ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए लिखी हुई है, x की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 2k, ठीक है, और y तो k आपने सपोज किया, एक को सपोज करेंगे, इसी को आर्बिट्रेरी कहा जाता है, ठीक, और z की वैल्यू फिक्स है। यानी अब हम सोल्यूशन सेट की अगर बात करें, देखिए सोल्यूशन सेट हम यहाँ लिख रहे हैं ऐसे करके, अगर हम x y z के फॉर्म में लिखें, कॉमा करके लगा दे, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख रहे हैं 1 मिनट के लिए, तो x की वैल्यू कितनी है आपकी, x की वैल्यू 3 माइनस 2k, ठीक, y की वैल्यू कितनी है k, और z की वैल्यू कितनी है -1। तो देखिए कितने सॉल्यूशंस बनेंगे, अगर k 0 ले लेंगे तो 3 0 माइनस 1, k 1 ले लेंगे तो 3 यहाँ रखेंगे 1, तो हो जाएगा आपके पास 3 माइनस 2 यानी 1 माइनस 1 बन जाएगा, ठीक। तो ये जो सोल्यूशन आपने निकाला, यानी इसको लिखा जाता है कि x लिखने का तरीका ये है, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2k, y इज इक्वल टू आपके पास आया k, और z की वैल्यू आई -1। तो यहाँ पर k आर्बिट्रेरी होने की वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पर इन्फानाइट मिनी सोल्यूशंस आएंगे, बिकॉज k इज ए रियल नंबर, और रियल नंबर कितने होते हैं, इन्फानाइट, निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, फ्रैक्शन में भी है, 0 भी है। अगर आपने 0 लिया या 1 लिया या 2 लिया तो हाउ मेनी सोल्यूशंस यू विल गेट इन्फानाइट सोल्यूशंस। तो इस तरह से आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि इन्फिनिट सॉल्यूशंस क्या होते हैं। अच्छा, एक बात और इसी में हम डिस्कस कर लेते हैं, एक एजम्पशन लेकर के कि अगर यहाँ रैंक 1 आई होती तब क्या होता। अभी तो रैंक 2 आ गई, तो ये वाली भी रो 0 हो जाती, फिर हमारे पास एक ही इक्वेशन होती, सिर्फ पहली इक्वेशन ऊपर वाली, सबसे पहली वाली। कम से कम एक रैंक तो निकलना ही निकलना है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है ये आपकी, ठीक है। तो अब उसमें क्या करते हैं हम लोग, फिर x को y को, या y और z को, या x और z को दो आर्बिट्रेरी लेना पड़ता, c1 और c2 या k1 और k2, और जो तीसरा होता जैसे कि x और y को लिया तो z c1 c2 के टर्म्स में आता, वो भी आर्बिट्रेरी ले करके इन्फिनाइट मिनी सॉल्यूशंस को लिखा जा सकता है। तो आई थिंक ये लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा। 1 से 2 बार वीडियो देखिए और दूसरी बार देखते समय पेन और कॉपी पास रखें, एक एक सॉल्यूशन का स्टेप राइटिंग करते चले तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।